बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस यानी बेसिकली हमने डीएनए को एनालाइज करना है। ठीक है, वी हैव टू एनालाइज द डीएनए। ठीक है जी, या एनालाइज द डीएनए। ठीक है, डीएनए को एनालाइज करने के लिए हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक दो टेक्निक्स हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। एक तो इलेक्ट्रोफोर्सेस है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फोर्सेस, एंड नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सॉरी, प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सो इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसी से ही आगे लिंक होगा। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बोला, डीएनए का पीसीआर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्या करना होता है कि वी हैव यानी जो डीएनए है ना, डीएनए कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह कह रहा हूँ कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और एसिड अकॉर्डिंग टू लीविस डेफिनेशन, हमने जो लीविस डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एसिड किसे कहते हैं कि जो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। ठीक है, सो बेसिकली डीएनए जो सा है वो हाइड्रोजन आयन, जब हम से डीएनए को किस में डालेंगे, वी विल पुट इनटू अ सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम डीएनए का सॉल्यूशन बनाएंगे तो डीएनए क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा और साथ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। सही, सो ये हाइड्रोजन आयन तो क्या लेंगे, सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, डीएनए। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एसिड है ना। देखें, एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, पीछे डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ गया डीएनए के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, डीएनए को, इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर हम एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डाल देंगे, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डाल देंगे। सही, फॉर एग्जांपल हियर इज द डीएनए विद नेगेटिव चार्ज। सही, एंड वी पुट इट इन अ बीकर, यानी हम इसे एक बीकर में डालते हैं। सही, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन है। सही, और एक तरफ हम क्या करते हैं कि एनोड डालते हैं। ठीक है, दिस इज एन या कैथोड डालते हैं इस तरफ, सॉरी, कैथोड, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरी तरफ हम क्या डालते हैं, एनोड डालते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब डीएनए क्या होगा, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, अच्छा, जब ये डीएनए जो सा है वो एनोड की तरफ दौड़ेगा या मूव करना शुरू करेगा, तो कौन सी चीज़ें जो इसे एक्सेलरेट करवाएंगी? ठीक है, द थिंग्स विच एक्सेलरेट इट, कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसे एक्सेलरेट करवाएंगी? एक तो चीज़ है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कर लें, नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए, कि डीएनए पे चार्ज कितना है। सही, दूसरा वेट, या ज़्यादा अगर प्रिसाइजली बात करें तो हम मालिक्यूलर वेट। ठीक है, मालिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए। सही, जिस तरह नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि जो बंदा यानी हल्का होता है वो ज़्यादा दूर भाग लेता है। ठीक है, जो बंदा भारी है या जो लड़का कह लें या स्टूडेंट भारी है, उससे ज़्यादा भागा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे भागने के लिए। सही, तो अब जब रेस लगेगी डीएनए के, अगर हम कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं, डीएनए हैव पार्ट्स लाइक, एक स्मॉल है, एक मीडियम है और एक लार्ज है। ठीक है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज डीएनए के साइजेस हैं। तो कौन सा पहले भाग के पहुंचेगा? जाहिर बात है, जो स्मॉल, इट विल बी द फास्टेस्ट। ठीक है, जो मीडियम मालिक्यूल होगा, जिसका मालिक्यूलर वेट मीडियम में आता है, इट विल बी मीडियम। ठीक है, यानी वैसे भी उसकी जो स्पीड होगी वो मीडियम होगी। और जो कि लार्ज होगा, इट विल बी
स्लोएस्ट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यानी इससे क्या चीज़ जाहिर होती है कि हम डीएनए लेंगे, डीएनए को तोड़ेंगे और उसके बाद उससे हम मीडियम के अंदर रन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस मीडियम को यहाँ पे तो ये वाटर है ना, इसे अगर हम बाज़ का जेल भी कहते हैं, ठीक है, ये एग्रोस जेल होती है, जेल, ठीक है। क्योंकि वाटर पे मूव करना इजी होता है तो हम थोड़ा सा एग्रोस जेल बनाते हैं जो कि एक पोरवस मटेरियल है, ठीक है। क्या है? एक पोरवस मटेरियल एंड अलाउ, ठीक है। यानी पोरस से क्या मराद होता है, यानी इसके अंदर सुराख होते हैं, एंड अलाउ, उस सुराखों से क्या होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव कर सकेंगे, ठीक है। अलाउ डीएनए टू मूव, ठीक है। यानी उन छोटे छोटे पोर्स में से डीएनए के मॉलिक्यूल मूव कर सकेंगे, लेकिन डीएनए को रेजिस्टेंस का सामना होगा, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो टकराते हैं, इस तरह जब मॉलिक्यूल गुजरेंगे तो वो भी आगे रेजिस्टेंस का सामना होगा। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी से भाग के अंदर में अंदर से जो पॉजिटिव कह लें कि एनोड है उस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। जबकि जो भारी मॉलिक्यूल होंगे वो पीछे रह जाएंगे, लाइक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो पीछे रह जाएगा, जो मीडियम मॉलिक्यूल है वो दरमियान में, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके आगे पहुंच जाएंगे, सही। सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं होते। चले हम इसकी एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सो ये आपके सामने है, ठीक है। एक तरफ देखें कैथोड है और एक तरफ एनोड है, बीच में क्या है? जेल है, एग्रोस की जेल होती है मोस्टली। तो होगा क्या, हमारे पास इस टाइम तीन कैंडिडेट है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीन डीएनए के मालिक्यूल्स हैं, या तीन डीएनए के मालिक्यूल्स जिन्हें हमने रन करना है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को कहते क्या है? इलेक्ट्रोफोर्सिस, सही है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो फोर्सेस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि मतलब इसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, यानी हम जो पावर दे रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक। और फोर्सेस से मुराद के फोर्सेस से मुराद मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द जेल, मॉलिक्यूल थ्रू द जेल, ठीक है, कि जेल में से जो मॉलिक्यूल्स मूव करके आगे जाएंगे। सो एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। हमने क्या किया? मॉलिक्यूल्स के ड्रॉप डाल दिए, फॉर एग्जांपल ये तीसरे का, ये दूसरे का, ये पहले का। उसके बाद हमने ऑन किया, यानी पावर सोर्स से हमने इसे करंट ऑन किया। तो जो ही करंट ऑन करेंगे तो मॉलिक्यूल दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, बैंड्स बीच में बन रहे हैं, ठीक है। सो जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, शार्टर मॉलिक्यूल्स, जो पीछे रह जाएंगे वो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स, या कह लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी होगा, ठीक है जी, हाई मॉलिक्यूलर वेट, सही। और इनका लो मॉलिक्यूलर वेट, सही। तो इस तरह आपके बैंड्स बन जाएंगे, ठीक। अच्छा, क्या ये बैंड्स हमें नज़र आएंगे? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो नज़र आने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक दिस बैंड्स विजिबल, विजिबल करने के लिए हमें जो मिक्सचर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ कुछ ना कुछ, या तो इसके साथ हमें कोई ना कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालना पड़ता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। या फिर इसके रेडियो एक्टिविटी के अलावा एक और होती है जो कि फ्लोरिसेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से लाइट निकलती है, फ्लोरिसेंट। तो फॉर एग्जांपल हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं। फिर आपके सामने ये एग्रोस जेल आएगी, ठीक है। फिर अब इसका क्या लोगे? एक्सरे लोगे, ठीक है। इन द केस ऑफ व्हेन यू हैव रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जब इसकी रेडियो एक्टिविटी होगी, इज़ मेजर्ड बाय, इसे हम किस तरह मेजर करेंगे? मेजर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा। सो रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय रेडियो, सॉरी, एक्सरेज, सही है। आपने रेडियो एक्टिविटी को किस तरह मेजर किया? एक्सरेज के ज़रिए। और एक्सरेज का आगे जो प्रिंट आएगा वो थोड़ा इस किस्म का होगा, ये, ठीक है। तो इस तरह आपको बेसिकली बैंड्स नज़र आएंगे रेडियो एक्टिविटी की बेसिस पे, सही। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस वाज द स्टार्टिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बैंड्स आगे जा रहे हैं, तो पीछे हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाएंगे, और आगे लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आगे भाग जाएंगे, सही। सो ये इलेक्ट्रोफोर्सेस है, यानी एंड पे आपको इस तरह का इलेक्ट्रोफोरेटिक ग्राफ नज़र आएगा। अच्छा, इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। नाउ इट इज़ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स। चलो, हमें आइडिया हो गया कि जब हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस की, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो अपने चार्ज और वेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गए,
ठीक है, अलग-अलग हो गए। और फिर हमने उसका एक इमेज ले लिया, ठीक है, एक्सरे इमेज ले लिया, तो हमारे पास वो जो इमेज बना उसे हमने डीएनए फिंगर प्रिंट्स कह दिए, क्योंकि उसके अंदर डीएनए के मालिक्यूल्स थे, वो हमें फिंगरप्रिंट की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। सही। अब डीएनए फिंगरप्रिंट्स किस चीज़ में यूज़ होता है? मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 रन पॉइंट्स हैं, यानी 7 ऐसे थे जो सैंपल रन किए गए हैं, ठीक है। अगर हम इनमें कंपेयर करें तो नंबर 6, ठीक है, चलिए मैं इधर चेंज कर देता हूँ कलर। नंबर 6 एंड नंबर 3, ठीक है। नंबर 6 और नंबर 3 जो सा वो सेम पेशेंट के सैंपल है, ठीक है। यहाँ से हम क्या बता रहे हैं कि नंबर 3 एंड नंबर 6 आर ऑफ सेम पेशेंट है। तो हमें क्यों, किस तरह आइडिया हुआ? क्योंकि इनका जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं वो हमें सेम मिल रहे हैं। सही। और जो 2 3 4 एंड 5 है, इवन 6, ये जो उनसे हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, जो मेरी नंबरिंग के मुताबिक है, ये आपस में रिलेटिव हैं, ठीक है जी। ये आपस में क्या है? रिलेटिव, क्योंकि इनका डीएनए मैच कर रहा है, सिंपल, ठीक है। जबकि जो 7 है, इसका अगर आप देखें तो किसी से मैच नहीं कर रहा, ना ही 1 का मैच कर रहा है, 2 का भी मैच कर रहा है, सॉरी, 2 2 3 4 5 6 है ना। 2 3 4 5 6 इनका डीएनए आपस में मैच कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, एक कॉमन बैंड नज़र आ रहा है सब में इस तरह एक। जबकि 3 और 5 6 के अंदर ज़्यादा कह लें कि वो है, मैचिंग है। सो ये एक दूसरे के रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव होंगे, कोई दूर के रिलेटिव होंगे। तो इस तरह हम डीएनए फिंगरप्रिंट से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये किस पेडिग्री का है, यानी नस्ल, यानी अगर सेम कह लें कि ना फैमिली होगी तो उसके फिंगरप्रिंट्स हमें सेम मिलेंगे। सही। अच्छा, इस डीएनए फिंगरप्रिंट को हम एक और तरीके से भी मतलब ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल, यानी ये हमारा पेशेंट नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास एक विक्टिम है, विक्टिम ऑफ असाल्ट, ठीक है। यानी कोई औरत है, उसके साथ यानी जुर्म हुआ है, ठीक है, यानी मतलब उसके साथ ज़्यादती की गई है। और उस औरत के मतलब जब वो चोर था या डाकू था, जो भी था, जब वो भाग रहा था तो उसने उसे नोचा, ठीक है। नोचने से क्या हुआ, उसके फिंगर टिप्स पे ना कुछ सैंपल मिले, ठीक है। विक्टिम ऑफ असाल्ट की फिंगर टिप से, फिंगर नेल से कह लें, ठीक है, नाखून से, ठीक है, हमें क्या मिला कि हमें सैंपल ऑफ मतलब जो था, क्या कहेंगे उसे, थीफ यानी चोर कह देते हैं, ठीक है, सैंपल ऑफ थीफ मिलता है। सही। अब वो सैंपल किस किस्म का होगा, मतलब उसके एपिथेलियल सेल्स होंगे या कोई भी सेल हो सकता है। सही। या फिर हेयर्स के बाल उसके हाथ में आ सकते हैं। सही। तो उस सैंपल हमें मिले। सही है। हमने क्या किया, उस सैंपल को रन किया यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं, बल्कि ये जो सा है, ये सैंपल बेसिकली वही है, ठीक है। कि जो हमने ये पहला वाला, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फर्स्ट, ये हमारे पास सैंपल है उस चोर का, जो कि हमें यानी उस औरत से मिला जिसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, जिसके जिसके घर चोरी हुई है या डाका हुआ है। तो उसके जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथों में, ज़ाहिर बात है, नाखून में कुछ उसके सेल्स रह गए। उस सेल्स को हमने डीएनए को फिर उसके हमने कॉपी किया, ठीक है, पीसीआर किया। पीसीआर करने के बाद फिर हमने उसकी यानी इलेक्ट्रोफोर्सेस करवाए। इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद उसके हमने प्रिंट लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो सस्पेक्ट थे वो, फॉर एग्जांपल, हमारे पास 5 थे, मतलब 1 2 3 4 5, दीज आर द 5 आर, सॉरी, 5 आर सस्पेक्ट, दीज आर सस्पेक्ट्स, ठीक है, जिसके पर हमें शक था कि ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका एक नेबर था, एक घर में काम करने वाला, जो भी। तो अब उसमें हम अगर हम देखें तो इसकी मैचिंग जो सी है वो किसके साथ आ रही है? नंबर मसनी से हम फर्स्ट
2 3 कहते हैं, तो नंबर 3 के साथ इसकी मैचिंग आ रही है। सही है। सो जो नंबर 3 होगा, जो भी बंदा है जिसका हमने सैंपल रन किया है, ये क्या होगा हमारे पास, थीफ होगा। सो इस तरह हमें मेडिको लीगल केसेस के अंदर, या फिर एक और हम फोरेंसिक साइंस, एक पूरा साइंस का डिपार्टमेंट है, यानी आफ्टर डेथ दूसरी हम उसकी रिसर्च करते हैं। ठीक है, आफ्टर डेथ हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसकी वजह से डेथ हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सही। सो एक डीएनए फिंगरप्रिंट्स की ये भी एग्जांपल हो गई। सही। कुछ और भी एग्जांपल हम यानी स्टडी करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रोफोर्सेस, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफोर्सेस जो हमने शुरू में पढ़ा, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प्स अस। ठीक है, ये हेल्प अस। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं किस तरह ये हमें मदद कर सकती है। सबसे पहले तो एक चीज़ हमने पढ़ी कि सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट इन लीगल केसेस। ठीक है, जितने भी लीगल केसेस होते हैं जो अदालतों में चल रहे होते हैं, उसके अंदर हमें सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी एज अ सबूत। ठीक है, हम सबूत के तौर पे उसे दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा पेरेंटहुड प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करता है। पेरेंटहुड प्रॉब्लम जितने भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में अगर किसी का बच्चा गुम जाता है, जिस तरह अक्सर चोरी हो जाते हैं पैदाइश के दौरान, ठीक है, तो उसके असल बाप और माँ की निशानदेही करना वो हम डीएनए फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि उनके यानी बच्चे होते हैं लेकिन उनके वालिदैन का नहीं पता होता, तो उस तरह उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके वालिद कौन है, मतलब उनका बाप या माँ कौन है। सही। तो पेरेंटहुड प्रॉब्लम जितने भी हैं वो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सही। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंसेस है उसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। फोरेंसिक साइंसेस से मुराद कि अगर किसी की डेथ हुई है, ठीक है, तो वो किस रीज़न की वजह से हुई है, मतलब हम फिंगरप्रिंट्स देखेंगे, फिर सैंपल्स लेंगे उसके नेल्स के, उसके हाथ में हेयर्स, या फिर कहीं पे अगर ज़ख़म है तो वहाँ से हम सैंपल लेंगे। ठीक है, कि किस चीज़ से उसे मारा गया है। तो ये फोरेंसिक साइंसेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। इसके अलावा आप कह लें कि फिंगरप्रिंट्स जो से हैं, यूज़ एज आइडेंटिटी। ठीक है, यूज़ एज आइडेंटिटी। सही। आइडेंटिटी मतलब अगर आप देखें तो शनाख्ती कार्ड हो गया, या फिर जो आइडेंटिटी के जितने भी कागजात होते हैं वो आप डुप्लिकेट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डीएनए है आपका वो डुप्लिकेट नहीं हो सकता। ठीक है। सो अगर आप जितने मर्ज़ी चेहरे बदल लें, जितना मर्ज़ी आप यानी अपने आप को चेंज कर लें, लेकिन आपको जो डीएनए है वो सेम रहेगा। तो इसलिए डीएनए एज एन आइडेंटिटी भी अल्टीमेट आइडेंटिटी से आप कह सकते हैं। ठीक है, इससे आप यूज़ एज अल्टीमेट आइडेंटिटी, अल्टीमेट कार्ड या अल्टीमेट आइडेंटिटी के तौर पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। सही। सो इस तरह डीएनए। इसके अलावा एक और चीज़ हम इसे ज़ाहिर बात है बीमारियों के लिए डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता है ये। ठीक है, डायग्नोसिस में किस किस से, फॉर एग्जांपल वायरल डिजीज़ जितने भी हैं उसके लिए हम पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। वायरल के बाद फिर जो कैंसर्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए पीसीआर यानी कैंसर जीन लोकेट करने के लिए फिर उसका पीसीआर, फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस रन की जाती है। सो उसके अंदर ये हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है विद। अच्छा, इसके डायग्नोसिस के अंदर ना ज़्यादा वैसे पीसीआर का रोल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यूज़ होती है। सही। सो ये हाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ आप बल्कि एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड पीसीआर भी कर लें। एंड पीसीआर, पीसीआर का तो आपको आइडिया है ना, डेट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो जो पीसीआर है वो भी इन्हीं कामों में यूज़ हो सकता है, और साथ साथ वो डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वायरल डिजीज़ जिस तरह हेपेटाइटिस सी है, HCV या HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, उनके लिए यूज़ में। फिर इसके अलावा कैंसर के पेशेंट के लिए कि डायग्नोज करने के लिए कैंसर कौन सा है, किस जीन की वजह से हो रहा है, ताकि वो जीन रिप्लेस किया जाए आगे जीन थेरापी के अंदर ना। सो इस तरह ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे बहुत एडवांस हो रही है जिसके अंदर ये सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सो अगर हम देखें आज हमने क्या पढ़ा बेसिकली, पहले हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोफोर्सिस से। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या था कि हमने डीएनए की जो कि एसिड है बेसिकली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसके हमने पार्ट्स किए। ठीक है जी। और डीएनए के हमने पार्ट्स किए, तो उसके पार्ट्स को हमने रन करवाया थ्रू इलेक्ट्रोफोर्सिस, इलेक्ट्रोफोर्टिक टैंक कह लें या जेल। ठीक है, जेल के ज़रिए एग्रोस जेल होती है ये। सही। तो
जो उनकी मूवमेंट होगी डिपेंड करेगी उनके ऊपर चार्ज कितना है और उनका मालिकुलर वेट कितना है, सही। और जो हायर मालिकुलर वेट के होंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो लोअर मालिकुलर वाले वो आगे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने उसी का इमेज जो सा है वो किस पे लिया, एक्सरे के ऊपर, सही। और एक्सरे पे इमेज लेने के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, तो उसमें या तो आप शुरू में ही डीएनए के साथ रेडियो एक्टिविटी के मालिक्यूल्स जोड़ दें, या फिर इसके अंदर बाज का ड्रॉप किया जाता है रेडियो एक्टिविटी के मालिक्यूल्स ना, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस समटाइम्स आर ड्रॉप्ड हियर। और फिर उसके बाद उसके हम इमेज ले लेते हैं एक्सरे से, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। फिर उस इमेज को हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स का नाम देते हैं, उसे फिर हम मुख्तलिफ स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा कि पीसीआर, इलेक्ट्रोफोर्सेस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह हेल्प कर रहे हैं। तो मसलन डीएनए फिंगरप्रिंट्स या इलेक्ट्रोफोर्सेस दोनों मिलके क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई सस्पेक्ट इन लीगल केसेस, ठीक है। जो भी जिसके ऊपर आपको शक हो उसको आपने जांचना है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। पेरेंटहुड प्रॉब्लम्स, जिनके माँ बाप गुम जाते हैं या उनका पता नहीं होता या फिर गलत अंदाज़ा होता है, उसको चेक करने के लिए फोरेंसिक साइंसेज, यानी अगर मर्डर होता है तो उसकी रिपोर्ट में ये पीसीआर वगैरह यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सेस यूज़ होती है। फिर अल्टीमेट आइडेंटिटी है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सिर्फ आपके हैं, या तो आपके पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मैच करेंगे या फिर आपके जो भाई बहन हैं उनसे मैच करेंगे, अदरवाइज़ आपके फिंगरप्रिंट्स सिर्फ आपके हैं, वो आप जैसा कोई और नहीं है, सही। और लास्ट में डायग्नोसिस के अंदर जिस तरह वायरल डिजीज़ हैं और हेपेटाइटिस बी और कैंसर वगैरह, उनकी डायग्नोसिस के लिए भी हम ये इसे यूज़ करते हैं।